गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीआईएस के बारे में बात करेंगे, जिसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिचय आपको कराएंगे, ये क्या करता है, क्या होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है मिलकर, और इसके क्या लाभ हैं। और इसमें एक ओवरलेइंग टेक्निक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका चित्र भी आपको दिखाएंगे। और ज्योग्राफिक अप्रोच क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही व्यापक रूप से तो नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से इसका क्या इतिहास रहा है और क्या महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं इसके, और इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम 3-4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर हार्डवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर है आपका। एक इसमें सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिनकी वजह से वो काम करता है, उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फिर आदमी तो होते ही हैं जो इसको चलाते हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें मिलकर कैसे डेटा को कैप्चर किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे उसका विश्लेषण करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, ज्योग्राफिकली वो रेफरेंस्ड होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब ये आप एक चित्र देखिए, जो इसमें ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो दिख रही हैं आपको। डेटा है ऊपर, हार्डवेयर है, और नीचे सॉफ्टवेयर एक दिखा रखा है, साथ में आदमी खड़े हुए हैं। ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो कोई एक एप्लीकेशन निकल के आती है, चाहे वो एप्लीकेशन इंडस्ट्री की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे हेल्थ की हो। तो ये चित्र आपको बताता है कि जीआईएस क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये करता क्या है। ये जीआईएस बेसिकली अलाउ करता है, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कुछ सवालों को, उनका विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप, कुछ संबंध बना सकते हैं एक दूसरे के, पैटर्न निकाल सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं जो मैप्स के ऊपर दिख सकते हैं, ग्लोब के अंदर रिपोर्टें भी निकाल सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं। ये सब काम जो है आप जीआईएस के थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए एक और चित्र जो है, ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सब कुछ जो जितना एक जीआईएस के अंदर काम होता है वो आपको बताता है। लेफ्ट हैंड साइड को रियल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, वो एक आम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया है। और देखिए राइट हैंड साइड को आपने बहुत सारी अलग अलग परतों में वही चीज़ दिखाई गई है जो रियल वर्ल्ड के अंदर है। जैसे सबसे ऊपर की जो लेयर है, परत है, उसके अंदर डेटा फाइल्स हैं, जो जो डेटा आपका है वो लिया गया है आपने रियल वर्ल्ड से। और ये आपने एक इमेजरी जो सैटेलाइट की भी हो सकती है, एयरबोर्न इमेजरी भी हो सकती है, रिमोट सेंसिंग की इमेजरी, उससे आपने ये डेटा लिया है। उसके नीचे आप दूसरी परत जो है वो एलिवेशन, वो किसी ज्योग्राफी की डिपार्टमेंट से अपना सर्वे कराकर भी आप ले सकते हैं। और तीसरी लेयर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, जो आप रोज़ देखते हैं, बस है, रेल है, आपकी मेट्रो है, हवाई जहाज़ है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन का जितना डेटा है वो आपकी तीसरी लेयर के अंदर है। चौथी लेयर के अंदर आपके एड्रेसेज हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, घर नंबर क्या है, किस गांव के हैं, किस गली के हैं। जो एड्रेस है आपका एक्चुअल, जैसे हम चिट्ठी के ऊपर लिखते हैं या रजिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इस फाइल के अंदर, इस लेयर के अंदर दी गई हैं। और उसके बाद आपको जो लेयर एक दिखाई गई है, इसके अंदर बाउंड्रीज हैं, आप किस राज्य के हैं, किस गांव के हैं, किस ज़िले में रहते हैं, किस तहसील तालुका में रहते हैं। वो सब जो ज्योग्राफिक बाउंड्री होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं या पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, वो सब अलग से इसके अंदर दिखाई गई हैं। और नीचे से तीसरा जो एक लेयर दिख रहा है आपको, वो वाटर बॉडीज फीचर हैं, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे कैनाल हो, चाहे आपका कोई और स्ट्रीम हो, किसी भी तरह के पानी का अगर कोई डेटा है तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। फिर उसके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको कुछ सर्वे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया की टॉपर शीट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने स्टडी की हो। जब हम कहते हैं कितने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर यह चीज़ है, या इसकी स्थिति ग्लोब के अंदर कहाँ पर है, अगर गूगल में आपको देखना हो अपना गांव, तो उसमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ही देने पड़ते हैं, उसके अंदर सर्वे कंट्रोल पॉइंट ही आपको चाहिए,
तभी आपको ये डेटा मिल सकता है। लोग जीपीएस से और कुछ सर्वे करके भी निकालते हैं। और सबसे आखिर में जो है वो टूर का डेटा दिया हुआ है। इसका मतलब इतने सारा डेटा मिलाकर अगर सबको इकट्ठा कर दें तो जो रियल वर्ल्ड आपका है उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब उस गांव की सब चीज़ें पड़त खोल दी। अब ये देखिए, ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट आप विजुअल देख रहे हैं जिसमें जीआईएस को पूरी तरह से दर्शाया गया है। जीआईएस के लेफ्ट हैंड साइड को आपने देखा, हार्डवेयर दिख रहा है आपको, और सीधे हाथ को डेटा है। लेकिन ये हार्डवेयर और ये डेटा जब काम करेगा जब जो ऊपर आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है वो एक चलता हो। सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। जीआईएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आखिर में हम उनकी बात करेंगे, खास मुख्य सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे। और फिर पीपल का होना तो ज़रूरी है, बगैर आदमी के तो कोई चीज़ चलती नहीं है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं चलता है, आदमी इसको चलाते हैं। और राइट हैंड साइड को जो आप देख रहे हैं कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ ढंग हैं जिनसे आप जीआईएस को चला सकते हैं। इसके बाद आपके एक जहन में ये सवाल आया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। जो देखिए, बहुत जीआईएस का इतना फ़ायदा है कि आजकल बगैर जीआईएस के कुछ काम हो ही नहीं रहे और बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है चीज़ों की, और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है जो आपका काम करने की क्षमता है। और जो आप फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आपको कहीं अस्पताल बनाना हो, कहीं पर कोई नई चीज़ खोलनी हो, तो कहाँ खोलेंगे, किस जगह खोलेंगे, उसका अगर पता लगाने के लिए जीआईएस का ही इस्तेमाल किया जाता है। किस फैसिलिटी को कहाँ लोकेट करें, कौन सी जगह सबसे अच्छी होगी जो। और ये कम्युनिकेशन का बहुत इम्प्रूव तरीका है। आप सीधा आपको जाना है यहाँ से और किसी नए शहर में है, पता नहीं आपको रास्ते, तो आप जीआईएस के थ्रू ही जीपीएस के पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे कैसे चलते हैं जीपीएस, कैसे चलता है वो, उसमें भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है। वो आपको उसी तरह रास्ता दर्शाएगा कि सबसे छोटा, सबसे बढ़िया, ठीक ठाक रास्ता कहाँ पर है। और इससे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड कीपिंग होती है। जो आपका रिकॉर्ड था, जो अलग अलग रखा हुआ था, अब देखा आपने इतनी सारी लेयर के अंदर वो आपको चीज़ें दिखा दी, अलग अलग भी दिखा दी और इकट्ठे भी दिखा दी। तो रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। और इस तरह से आप अगर जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने सारी चीज़ों को ज्योग्राफिकली। तो ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। अभी देखिए, हम बात कर रहे थे जीआईएस के लाभ की, इनके बेनिफिट्स की। सही मायने में इनके इतने सारे लाभ हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह आप जहाँ जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसानों का हो, सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीआईएस का इस्तेमाल करने से हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत सेव हो जाती है और जो हमारी एफिशिएंसी है, क्षमता है काम करने की, वो बहुत बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ किसी भी चीज़ में जहाँ जीआईएस का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी जो है तरीके से हो जाती है। जैसे कहीं पर पहले होता था आपको एक अस्पताल खोलना है या आपको एक हैंडपम्प लगाना है या कहीं पर चौपाल बनानी हो, जितने भी रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं या अर्बन डेवलपमेंट में भी, कहाँ लगाएं वो चीज़, कहाँ करें? तो जहाँ पर उस तरह की चीज़ ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन, वहीं आप लगाएंगे ना। कोई चीज़ स्टूल कास्ट टूल ट्राइब का प्रोग्राम है और आप ऐसी जगह लगा दें जहाँ पर स्टूल कास्ट टूल ट्राइब रहते ही नहीं है, तो ज़रूरी सी बात है वो प्रोग्राम फेल होगा। इसलिए अगर जीआईएस का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक पैरामीटर पॉपुलेशन का भी होगा और स्टूल कास्ट टूल ट्राइब की प्रेजेंस का भी होगा। तो वो वहीं पर आपको डायरेक्ट करेगा जहाँ पर उस तरह की कम्युनिटीज़, बेनिफिशरीज जिनको हम कह रहे हैं वो होंगी, टारगेट ग्रुप होगा। तो इसलिए ये इतना ज़रूरी है कि जिससे वो कामयाब होना प्रोग्राम का बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ऐसी जो कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट इसमें इसलिए होता है, आपको कहीं जाना है या कहीं पर आपको कोई जगह दी गई है, सिर्फ उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं या आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ आपके पास मैप है जीपीएस का और जीआईएस लगा के आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। वो शॉर्टेस्ट रूट आपको बता देगा और कहाँ कहाँ पर जगह है, कहाँ कहाँ पर, अगर आप एक फैक्टर ये भी डाल दें कि मैं ऐसी जगह से जाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश ना हो, भीड़ ना हो, कम कंजेशन हो, तो वो भी टेक केयर ऑफ करेगा उसकी और आपको उस रास्ते से डायरेक्ट करेगा जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप सही जगह पर पहुँच पाएंगे इस तरह से। ये अगर सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो जो आपका रिकॉर्ड होगा, जिसको रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं हम, या अपना खाता, बही खाता कहते हैं, वो बहुत अच्छे से रख सकेंगे। क्योंकि इसमें सब लेयर्स का अलग अलग डेटा भी है, सबका इकट्ठा भी है
और एनालाइज करके आप कुछ नई चीज़ भी निकाल सकते हैं उसमें से, तो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे करने से आप जितना भी जीआईएस को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपका पूरी चीज़ वो ज्योग्राफिकली मैनेज हो रही है, मतलब एक अप्रोच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भौगोलिक अप्रोच का, जिससे कि आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये इसके और बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप कितनी हर चीज़ में सोचेंगे वहीं पर आप इसका फ़ायदा पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ज्योग्राफिक अप्रोच जो है, भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि भौगोलिक दृष्टिकोण वो तरीका है सोचने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या किसी भी चीज़ को समझने का, जिसके अंदर वो सब चीज़ें आ जाएं जो कि आपको चाहिए। कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में ज़रूर आएँ और उसका जवाब सिर्फ जीआईएस ही दे सकता है। जैसे एक तो आपको ज्योग्राफिकली पूछने का, कहाँ पर ये चीज़ है, कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक एक्वायर के उस डेटा को हम कैसे एक्वायर करें, कैसे हासिल करें, हासिल करने के बाद उसका एग्जामिनेशन, उसका विश्लेषण, उसको जो है एक प्रशिक्षण करना और फिर उसको एनालाइज करना, वो भी ज्योग्राफिकली किया जाता है कि आप कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसका पता लगा रहे हैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आप उसके ऊपर किस तरह से एक्ट करेंगे, किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें उस अप्रोच के अंदर आ रही हैं। तो आस्क, एक्वायर, देन एग्जामिन और फिर एनालाइज करिए, फिर एक्ट करिए उसके ऊपर। तो ये कुल मिला के पूरी ज्योग्राफिक अप्रोच बनती है। अब देखिए, एक टेक्निक इसमें है या एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसको ओवरलेइंग कहते हैं। उसका एक चित्र भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी से मिलकर सब चीज़ें बनती हैं इसके अंदर। तो ओवरलेइंग एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना चीज़ों को कहते हैं। जो स्पेशल ऑपरेशन हो, जिसका ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो और वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज्ड हो, या तो डिजिटली मीन जो आंकड़ों के हिसाब से, या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे, जैसे आपने एक बाउंड्रीज ली और उसके ऊपर एक दूसरा और परत बनाया, चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंट शीट का हो या आपके डिजिटल हो, और उसको एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर उसमें से कोई रिलेशनशिप निकाला। जैसे कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश का एक लेयर हो गया, नीचे आपकी सोइल कैसी है उसका एक लेयर हो गया, और ये पता लगाना चाहते हैं आप कि यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कौन सी क्रॉप अच्छी हो सकती है, तो वो आपको वो एरिया दे देगा जहाँ जहाँ बारिश भी अच्छी है और उस तरह की भूमि भी अच्छी है। तो आप एक नई चीज़ निकाल सकते हैं उसमें से, इसको इस्तेमाल करने से या ओवरलिंक करने से। अब ये ओवरलेइंग में दो तरह की चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होता है, जैसे मैंने आंकड़े की बात की, डिजिटल ओवरलेइंग आजकल करते हैं, उसको रास्टर कहते हैं जो। और एक है जो आंकड़े या जो ये आकार बने होते हैं, जैसे जोड़ है तो उसकी एक लाइन बनी हुई होती है, एक बाउंड्री है, जैसे उनको आर्क कहते हैं, वेक्टर डेटा कहलाता है वो। या तो आर्क के हिसाब से डालें आप तो उसको वेक्टर ओवरलेइंग हो गई, या रास्टर 1 2 3 4 डिजिटल इसके हिसाब से रखें तो वो रास्टर ओवरलेइंग हो गई। ये दो तरह की ही ओवरलेइंग होती है, लेकिन अलग अलग अगर आप इनकी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि रास्टर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिस तरह से आपको हिसाब लगाना हो, कुछ और मैथमेटिकल या कुछ स्पेकुलेशन करना हो आगे। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि हर चीज़ रास्टर नहीं होती, हर चीज़ एक जो है आंकड़ा नहीं होता। जोड़ है जैसे, या कोई चीज़ की शेप होती है तो वो शेप नहीं आती है रास्टर के अंदर। और वेक्टर के अंदर वो सब चीज़ें, जिस तरह की भी शेप होगी, जिस तरह का उसका साइज होगा, जिस तरह का उसकी शक्ल होगी, वो सब चीज़ वेक्टर में आती है। लेकिन जो वेक्टर में हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं, कट जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ना रास्टर ही सबसे अच्छा है, ना वेक्टर ही सबसे अच्छा है। इसलिए दोनों चीज़ें मिलाकर अगर आप करें तो वो जो कमियां हैं रास्टर की, वो वेक्टर पूरी करता है, जो वेक्टर की है वो रास्टर पूरी कर देता है। तो इस तरह से जो ओवरलेइंग है वो सही मायने में हमें हाइब्रिड अप्रोच उसमें फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें रास्टर भी और वेक्टर भी दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हाइब्रिड बहुत अच्छा है। अब आप ये देखिए, ये वाला चित्र, इसमें आपको वही ओवरलेइंग दिखाई गई है जिसकी हम बात कर रहे थे। उसमें सबसे ऊपर स्ट्रीट का डेटा है, जो आप गलियों में निकलते हैं, गली कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस गली का नाम क्या है, इस गली की डायरेक्शन क्या है। और दूसरी लेयर के अंदर आपको बिल्डिंग्स हैं, कहीं पर कोई एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या रिलीजियस बिल्डिंग है, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वो सब बिल्डिंग्स का डेटा उसके अंदर दिया हुआ है। और तीसरे लेयर्स के अंदर जितना भी आपका फॉरेस्ट है, या एग्रीकल्चर है, या पार्क है, वेजिटेशन जो भी आपका है, पेड़ पौधे जो हैं, उन सब का डेटा आपको इस लेयर में दिया गया है। अगर आप इन तीनों लेयर्स को इंटीग्रेट करें, ओवरले करें, तो नीचे जो इंटीग्रेट डेटा बनेगा वो रियल वर्ल्ड बन जाएगा आपका। वो सब चीज़ आ जाएगी उसके अंदर, जिसकी कि हम आप अभी स्टडी कर रहे थे।
तो अब आप कहेंगे कि ये कब से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, वैसे आपको बहुत लंबे चौड़े इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, मैं मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। ये 1950 से शुरुआत हुई है जीआईएस अप्रोच की, उससे पहले नहीं था इस तरह की कोई चीज़। और आज तो ये हालत है कि सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके कुछ आयाम रहे हैं। 1960 में जैसे कनाडा जीआईएस एक बन गया था, जब टॉमिल्सन ने का नाम का आदमी था, वो लीड कर रहा था एक प्रोजेक्ट को जिसमें नेशनल लैंड इन्वेंट्री बनाई जा रही थी, तो उसने बना दिया था। फिर 1966 में एक साइमैप नाम से एक हार्वर्ड फिशर थे, उन्होंने एक जीआईएस का सॉफ्टवेयर बना के वो डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो कि काफ़ी कामयाब रहा था। लेकिन 1969 में एक्चुअली ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है बात, एक ESRI है, इन्वायरमेंट सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेडलैंड्स में है यूएसए के अंदर। वो एक जैक थे और एक लॉरा जेंडलमोन था, बहुत अच्छा आदमी है, अभी भी आता है, ये प्रेसिडेंट है आजकल ESRI का। इन्होंने मिलकर दोनों ने एक कंपनी बनाई थी ESRI। इनके बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर बनाए गए। आर्गेनफो इन्हीं का बनाया हुआ GIS सॉफ्टवेयर है। और फिर 1970 में सैटेलाइट छूट गए और 1971 में GIS के और बहुत सारे सिस्टम आ गए। इस तरह से काफ़ी चीज़ें, 1986 में स्पोर्ट सैटेलाइट आ गया और आज तो बहुत चीज़ में ये बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के इसके सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूँगा, आपको ये समझ लीजिए कुछ ओपन सॉफ्टवेयर हैं, कुछ डेस्कटॉप के हैं, कुछ प्रोप्राइटरी हैं। प्रोप्राइटरी में तो उन्हीं की कंपनी के हैं, वो और कोई नहीं बेच सकता, वो लाइसेंस देते हैं उसके जो। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके, जो आप आदमी जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ओपन सोर्स के लोग इस्तेमाल करते ही हैं आजकल बहुत इंटरनेट से, या ख़रीदना चाहें लाइसेंस तो लोग खरीदते भी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इनके सॉफ्टवेयर हैं। अब देखिए, अगर इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी इसकी चाहिए तो आप मैनेज की वेबसाइट देख लीजिए, उनका प्रिंट मटेरियल देख लीजिए, वहाँ से आपको और भी बहुत इसकी जानकारियाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।